हुआ है। तो इस तरीके से 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और तीसरा अभी तक हुआ नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि ना हो, आगे हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आप समझ लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो अभी नहीं हुआ है और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस प्रयासरत है। अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है कब स्टार्ट हुआ है। दिसंबर 39। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। बैकग्राउंड लिखिए, पृष्ठभूमि जो है, या इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा, इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। परिचय, इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड इन दिसंबर 1939। तो वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में स्टार्ट हुआ। कांग्रेस डिमांडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कांग्रेस डिमांडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कांग्रेस डिमांडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कांग्रेस की डिमांड ये थी कि भाई अब हमें आजाद कर दो, अब बहुत हो चुका है, राइट। कांग्रेस की जो मांग थी वो आजादी की मांग थी कि हमें आजादी चाहिए। उसने कहा कि आजादी के लिए कंडीशन है कि हम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन करेंगे, बट हमें आजादी चाहिए। तो मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन। आगे लिखेंगे, फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वॉर। तो कांग्रेस की कंडीशन आप समझ गए। कांग्रेस ये चाहती थी कि आप जो है आप हमें आजादी दे दो और हम पार्टिसिपेशन करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो लेकिन हुआ ये उस समय कि एक वॉइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो, राइट। लॉर्ड LORD, आप पहले लिख लो, फिर हम समझाएंगे। देन वॉइसरॉय लॉर्ड LORD, लॉर्ड लिन लिथगो, LINLITHGO, लिन लिथगो। तो इसने, ये जो वॉइसरॉय था, आगे लिखेंगे, थ्रो इंडिया, THROW, थ्रो इंडिया into the war without the consent of Congress. तो भारतीयों का पार्टिसिपेशन चाहिए था उनको। भारतीयों के पार्टिसिपेशन के बिना तो कुछ होता नहीं, और भारतीयों का पार्टिसिपेशन चाहिए था। कांग्रेस ने कहा कि हम पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन आप हमें क्या करो, आप हमें आजादी दे दो। उसके बाद तो लिन लिथगो साहब ने क्या किया कि बिना परमिशन के, कांग्रेस की बिना परमिशन के भारतीयों को क्या कर दिया, युद्ध में झोंक दिया, ऐसे समझ लो, युद्ध में शामिल कर दिया। और इसी बात को लेके कांग्रेस क्या हो गई, कांग्रेस नाराज हो गई। और जैसा कि मैंने कल आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि कांग्रेस के नाराज होने के बाद कांग्रेस ने अपने प्रोविंसेस से, अपने कैबिनेट से रिजिग्नेशन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, एज ए प्रोटेस्ट, विरोध के स्वरूप, राइट। ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं इस बार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कांग्रेस ने रिजिग्नेशन क्यों किया। और उन्होंने क्या किया, एंड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री, और देश में उन्होंने आपातकाल लगा दिया, ये समझ लीजिए। कांग्रेस ने उनसे पूछा भी कि भाई आपने क्या ऑब्जेक्टिव से, आपने ऐसा क्यों किया, क्या इसकी जरूरत थी आपको, राइट। और आपने हमसे पूछा भी नहीं। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी कहा कि भाई ठीक है, हम आपको पार्टिसिपेट करेंगे। आप समझ लीजिए, फिर भी कांग्रेस का मूड ये हुआ कि ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट आप हमें उसके बाद क्या करो, आप जो है हमें आजादी दे दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी इच्छा ये थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच अलग था। सुभाष चंद्र बोस ये चाह रहे थे कि ये अवसर जो है इसको जाने मत दो, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग जो है उस समय जापान है, जर्मनी है, इटली है, इनसे हम सहायता ले सकते हैं, इनसे हम हेल्प ले सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने बहुत प्रयास किया उसके लिए, एफर्ट्स किए उन्होंने उसके लिए। तो
और एक सबसे खास बात थी कि उसमें दो आइडियोलॉजी थी, राइट। एक आइडियोलॉजी का नाम था नैनिज्म, नेजिज्म, नेजिज्म, NAZISM, NAZISM, नेजिज्म, NAZISM, जिसको हम नाजीवाद कहते हैं, हिंदी में उसको नाजीवाद कहते हैं। और एक है फैसिज्म, एक है फैसिज्म, FASCISM, FASCISM, फांसीवाद कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये फांसीवाद का जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी स्टेट को ही सब कुछ मानती है, स्टेट ही सब कुछ होता है, और स्टेट के लिए आपको जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। यहाँ सिर्फ जो है, यहाँ सिर्फ ड्यूटीज की बात होती है, राइट्स की कोई बात नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट्स की बात है, अलग बात है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि भारत ने कह सकते हैं, कांग्रेस पास्ट लिख सकते हैं, कांग्रेस पास्ट, ऊपर हेडिंग डालो कांग्रेस, हेडिंग डालिए कांग्रेस। कांग्रेस पास्ट अ प्रपोजल, कांग्रेस पास्ट द प्रपोजल Congress passed the proposal and condemned, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और निंदा की। क्या निंदा की? निंदा ये की कि अटैक ऑन नाजी ऑन पोलैंड, अटैक ऑन नाजी, NAZI, नाजी ऑन पोलैंड, पोलैंड पर जो अटैक हुआ था, राइट, पोलैंड पर जो अटैक हुआ था उसको लेके जो है भारत ने विरोध दर्ज किया। ठीक है, पोलैंड पर जो कह सकते हैं अटैक हुआ था, और जो आइडियोलॉजी, नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो जैसा मैं पहले बता चुका आपको कि इसको भी हमने अपोज किया। और ये बताया जा रहा था, अंग्रेज लोग, देखो क्या होता है कि कोई अपना बात सिद्ध करना है तो कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये एक तरीके की डिक्टेटरशिप है, राइट, तानाशाही जिसको बोल सकते हैं। अगर समझना चाहें अभी आप तो एक साधारण भाषा में, हम बहुत डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का, भारत का क्या रिएक्शन था, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। तो इंडियन गवर्नमेंट में ना तो हम नाजिज्म को चाहते थे, ना तो हम फैसिज्म को चाहते थे। ये आइडियोलॉजी से हमारा कोई मतलब नहीं था, और हम तो पहले से ही परेशान थे भाई। हम लोगों को तो पहले से ही डेमोक्रेसी चाहिए थी, हमको तो पहले से ही लोकतंत्र चाहिए था। तो एक तरफ देखिए आप, हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, और अंग्रेज लोग ये बात कर रहे थे, अंग्रेज लोगों का कहना यह था कि हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, राइट। तो हम तो ये चाहते थे, ठीक है भाई, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें आजाद कर दो और हम हमारी डेमोक्रेसी खुद इस्टेब्लिश कर लेंगे। आया कुछ समझ में आपको? हम हमारी डेमोक्रेसी खुद इस्टेब्लिश कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, it stated that India cannot be, that India cannot be a part of any war, भारत ने ये बताया कि वो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं होगा। that is fought, FOUGST, for the protection of democracy, for the protection of democracy, because India itself is struggling to achieve the independence, ठीक है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बताया गया कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और साथ में भारत, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत खुद ही स्वयं की आजादी की लड़ाई उस समय लड़ रहा था, भारत की खुद की एक लड़ाई थी, और उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो ये परिस्थितियां उस समय चल रही थी। आप देखिए सिचुएशन क्या क्या था। और इधर जर्मनी का अटैक भी हो गया था, मैंने आपको बताया। जर्मनी का अटैक जो हुआ था पोलैंड पर हुआ था। जर्मनी का अटैक भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्ट कैसे हुआ, जर्मनी अटैकिंग पोलैंड
Germany attacking Poland on 1st September 1939. 1st September 1939. 1st September 1939 को जो है जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, युद्ध शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया, और ये 6 साल तक चला, 6 years, सोचो आप, and ended after 6 years. जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना है विद एटम बॉम्ब, और ये घटना है अगस्त 1945। अगस्त 1945 में ये न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किस पर? जापान पर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए फ्रॉम 1939 टू 1945। ठीक है, 1939 को स्टार्ट हुआ और 1945 को ये समाप्त हो गया। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द पॉलिसी, राइट, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो क्या आप मुझे आंसर दे पाएंगे? कितने लोग आंसर दे पाएंगे वो मुझे बताइए, राइट? हैंड्स रेज करते रहिए कल की जैसे आप करते हैं एज यूजुअल। कारण उसका ये है क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते, ठीक है? हाँ, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि इसका आंसर ये है कि कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ अश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, अगर आप हम ब्रिटेन को सहायता करेंगे, अगर आप हमें क्या करेंगे, हमें एश्योरेंस देंगे, राइट, हमें एक भरोसा देंगे कि हम आपको पूरी आजादी देंगे, तो ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जायज है बनना, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील कर रहा हूं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर हिरोशिमा और नागासाकी का डेट क्या था? बेटा जगह है ये जापान में, जहां पे बम गिरा, जापान की जगह है। तो वो ये सब बॉम्ब गिरा था, उसका डेट जहाँ जिस दिन बॉम्ब गिरा था आपने बताया था ना, अगस्त अगस्त। गिरा था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर चीज का डेट अगर आप याद रखेंगे, तो ये कोई डेट का एग्जाम थोड़ी नहीं कि आप डेट याद रखोगे। अगस्त 1945 में ये हुआ था। ओके सर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएएस के एग्जाम में डेट फोकस नहीं किया जाता। अगर आप एक एक डेट फोकस करेंगे, डेट कुछ इंपॉर्टेंट होती है, क्यों नहीं होती है? डेट तो इंपॉर्टेंट होती है। तो बता सकते हैं कौन सी डेट को गिरा था एटम बम? सर 6 और 9 अगस्त आई थिंक। 6 और 9 श्योर है आप लोग? अगस्त में गिरा था, सितंबर में गिरा था? अगस्त। तो मतलब पिछले महीने हमने उसका क्या किया है, हमने याद किया होगा वो दिन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड, ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड, असिस्टेड और ऑब्लिक असिस्टेड ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखो आप, ये स्टेटमेंट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये क्वेश्चन हिंदी में ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में असिस्ट किया, सहायता की। सही है गलत है? हैंड्स रेज कीजिए। सही है, ठीक है, सही है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिकॉज वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। ये रीजन है, ये कारण है। तो क्या कारण सही है? क्या कारण सही है? ठीक है। अब उसकी कोड है
S and R means statement and reason are individually true. Statement and reason are individually true, and R is the correct explanation of S. ठीक है, तो ये जो है उसमें ये पूछा गया है कि S और R दोनों सही है अलग अलग, और R उसका S का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है. B, both S and R false, दोनों ही गलत है, राइट. एंड both S and R false. उसके बाद S are true, हाँ दोनों रॉन्ग है क्या? दोनों रॉन्ग कैसे हैं? बताओ बेटा, आपने पहले ही आंसर बता दिया, बताओ, एक्सप्लेन करो उसको. सर अभी तक उन्होंने उनकी मतलब पार्टिसिपेट किया ही नहीं था ना, भारतीयों ने उनको जबरदस्ती शामिल किया था. उनको जबरदस्ती शामिल किया. हाँ, और आपने बोला था कि सहयोग प्रदान किया था. ठीक है, रामचंद्र आप बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि बोल रहे गलत है? जल्दी बोलो, इतना समय नहीं अपने पास, कोई भी बताओ अपने से, स्टेटमेंट सही है नहीं है. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक कोलैबोरेशन किया था. गलत है. गलत है सर. कैसे गलत है? नहीं किया था सर, सपोर्ट ही नहीं किया था. वो लोग मांग कर रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें इंडिपेंडेंस दे. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द कांग्रेस मिनिस्टर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइन्ड इन द ईयर 1939. ठीक है, 1939 में कांग्रेस के सभी जो कैबिनेट हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने प्रोविंसेस से रिजाइन किया था. क्या ये सही है गलत है? सबको मालूम है, राइट? सही है. ठीक है, उसका स्टेटमेंट, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? The Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against Germany in the context of the Second World War. क्या रीजन सही है? बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, इसका कोई लेना ही देना नहीं. तो इसमें क्या हो गया? A राइट हो गया, राइट ट्रू हो गया, और R फॉल्स हो गया. ठीक है, A सही है, R गलत है. आंसर मिल गया इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइन्ड इन द ईयर 1939 बिकॉज 1939 में कांग्रेस के सभी मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया. ठीक है, कारण पूछ रहा है. कांग्रेस वाज अनेबल टू मेक अ कैबिनेट इन अदर 4 प्रोविंसेस. ये उसका कारण है. पहला कि वो दूसरे 4 राज्यों में अपना कैबिनेट नहीं बनाने में असमर्थ थी. दूसरा है द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग of Congress made impossible to work for the cabinet. ठीक है, लेफ्ट विंग जो है, जो वामपंथी हैं कांग्रेस के, वो कैबिनेट के काम करने के तरीकों को असंभव बना रहे थे. क्या ये सही है? सी, देयर वाज टू मच कम्युनल इन्फ्लुएंस, turbulences, right? There was too much communal turbulence in the provinces. और मतलब बहुत ज्यादा सांप्रदायिक जो था, तनाव था उस समय, ये बोल रहे हैं. क्यों रिजाइन किया? 3 ऑप्शन बता चुका हूं. चौथा है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं. तो आंसर मिला सबको? आंसर मिला? फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको मालूम है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को बिना सहमति से शामिल कर दिया गया था. इसलिए कांग्रेस की जितनी मिनिस्ट्रीज थी, कैबिनेट्स थी, उन्होंने रिजाइनेशन कर दिया था. तो आप देखेंगे इनमें कोई मैच नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है.
ठीक है, ये प्रीलिम्स में 2012 में क्वेश्चन आया। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, राइट, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आईएएस में सॉल्व करके नहीं गए तो वो आपकी तबाही का कारण बन सकता है। ये चीज आप नोट करो, मतलब आपको हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा रिपीट होगा, लेकिन सबसे खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं 2015 का जो एग्जाम है, 2015 में एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दिया, एज इट इज मतलब उसके ऑप्शन भी नहीं चेंज किए। तो मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे, एक भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं कहीं ना कहीं उसका मैचिंग तो रहता ही है। अभी देखो ये क्वेश्चन जो बनेगा, इस क्वेश्चन को इतने डिफरेंट तरीके से बनाया गया, इतने डिफरेंट तरीके से बनाया, बट आंसर आके वही आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन टॉपिक तो नहीं चेंज कर सकते ना वो। अगर उनको यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो वो क्या पूछेंगे, आपने जो प्रैक्टिस किया उसी से पूछेंगे, क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग होगा। अच्छा, अगली बात ये है कि आप मुझे बताएंगे, वैसे तो कल भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि टेन्योर कितना रहा है कांग्रेस का? सबको मालूम है, याद है? वेरी गुड, एकदम 28 मंथ्स। और एक चीज ध्यान रखना, अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम तो 1 महीने बाद है, राइट? जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको यही सब याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं याद, क्योंकि 1 महीने में जितना जितना फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपको सब याद रहेगा। सर आपने ये जो लिखा था ना सर, अभी एक सेंटेंस लिखा था आपने, जैसे कि आईएनसी स्टेटेड दैट इंडिया कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी वॉर दैट इज फाउट फॉर प्रोटेक्शन, वो एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? बेटा उसका उद्देश्य ये था कि वो लड़ाई में तब शामिल होना चाह रहे थे, इसका मेन ऑब्जेक्ट है, वो फाइट तब करना चाह रहे थे, लड़ाई में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन कंडीशन अप्लाई थी। उसको शब्दों में मत जाइए, भाषा को समझिए, चीजों को समझिए। एज इट इज जो मैंने बोला तब बोल दिया, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बात को समझिए। उसका कहना ये है कि हम लोग आपको सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, बट कंडीशन ये है कि आप मुझे मेरी बात मान लो, मुझे एक आजादी दे दीजिए, आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए, हम आपको पार्टिसिपेट करेंगे, तब हम युद्ध लड़ेंगे। यही तो बात है, अदरवाइज हम युद्ध में क्यों लड़ेंगे भाई? एक बात बताइए, हम क्यों फाइट करेंगे? हम क्यों बिना मतलब में कुर्बानी देंगे अपनी? ठीक है ना? तो ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा कि कौन से सन में वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ, ये तो सबको पता होगा, राइट? ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई आपसे इतना पूछता और ये भी नहीं बता पाए तो फिर बेकार है आपका। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे कह सकते हैं कि आपका विंस्टन चर्चिल, लिख सकते हैं WIN, पॉइंट लिख लो खाली, है आपको ध्यान में रहना चाहिए, WINSTUN, विंस्टन चर्चिल, CHURCHILL, विंस्टन चर्चिल जो थे was the British Prime Minister during Second World War। ठीक है, इनका जो टेन्योर था 1940 से स्टार्ट हुआ था, 45 तक चला था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, आप बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक आपका मैंने खत्म कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी, कि प्रीलिम्स पास में जितनी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। अब मैं डिमांड फॉर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, राइट? पाकिस्तान की मांग लिख सकते हैं आप, डिमांड फॉर पाकिस्तान, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग। देखिए, जो कह सकते हैं कि सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, राइट? द आइडिया ऑफ सेपरेट, लिख सकते हैं आप, द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम was firstly proposed by Iqbal in Allahabad session। तो एक चीज ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है
कि पहली बार मुस्लिम के लिए जो पाकिस्तान की डिमांड की थी, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी, अलग से उनके लिए एक देश की मांग की थी, तो ये किसने की थी? तो उसमें आपको ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना भी मिलेगा। तो जनरली बच्चे गलती ये करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को टिक करते हैं, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, अभी से ध्यान रखो, ठीक है? ये गलती आप एग्जाम में मत करना। जो आइडिया दिया था, जो विचार दिया गया था सबसे पहले, वो इकबाल ने दिया था। इकबाल ने दिया था कि मुसलमानों के लिए अलग से उनका एक देश, और ये उन्होंने जो दिया था, ये मुस्लिम लीग के जो सेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग का जो सेशन हो रहा था इलाहाबाद में, उसमें दिया था। आप लिख सकते हैं, राइट, गिवन इन द दिस स्टेटमेंट गिवन इन द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट। ये प्रपोज किसने किया था? सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम वाज फर्स्टली प्रपोज बाय इकबाल, ठीक है? इकबाल ध्यान रखना है आपको। वो अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उन्होंने उसमें दिया था। बट द पाकिस्तान टर्म, यहां पे ध्यान रखना है, बट पाकिस्तान टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय, द पाकिस्तान टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय student named चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है, पहली बार जो प्रयोग किया, एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, इन 1933 in his pamphlets, ठीक है? उन्होंने एक पर्चा छपवाया था जिसमें चौधरी रहमत अली ने 1933 में इसका प्रयोग किया था। और इस तरीके से वो जो है डिमांड कर रहे थे कुछ प्रोविंसेस की, और उन्होंने जो डिमांड कर रहे थे वो उसमें 5 ब्रिटिश इंडियाज, आप लिख सकते हैं, उसमें क्या नाम दिए थे, वो किस चीज की बात कर रहे थे? उसमें उन्होंने जो बात किया था, इंडियाज, 5 ब्रिटिश इंडियाज, देखो नेम जो दिए थे उन्होंने, वो दिए थे नॉर्थ प्रोविंसेस, नॉर्थ प्रोविंस। प्रोविंसेस आर कौन कौन से थे उसमें? कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऐसे लिखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसकी बात की थी उन्होंने कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर उन्होंने कहा पंजाब मिलना चाहिए, पंजाब की बात की थी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था कश्मीर मिलना चाहिए, कश्मीर की बात की थी। फिर उन्होंने सिंध की बात की थी, सिंध मिलना चाहिए उनको। एंड देन बलूचिस्तान तो देखा होगा आपने, चर्चा में रहता है बलूचिस्तान काफी, तो ये उन्होंने बात की थी। तो ये आपको ध्यान में भी रखना होगा कि पाकिस्तान की जो डिमांड की थी और पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेट्स की उन्होंने बात की थी। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ऑन 23 मार्च 1940, on 23 March 1940, Muslim League held its session in Lahore. On 23 March 1940, Muslim League held its session in Lahore, which was chaired by Muhammad Ali Jinnah. तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 1940 में जो मुस्लिम लीग का जो सेशन लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, उसके चेयरमैन कौन थे? तो आप बता सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग? हेडिंग डालेंगे, राइट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन,
तो लाहौर सेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि इन दिस सेशन a separate Muslim nation out of India, देखो out of India was demanded. उन्होंने कहा मुझे भारत से अलग एक ऐसा देश चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेपरेट मुस्लिम्स के लिए डिमांड जो किया था अलग से, वो कौन से सेशन में किया था? राइट, कांग्रेस के सेशन में किया था, लीग के सेशन में किया था, लाहौर के सेशन में किया था, कराची के सेशन में किया था। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे अभी ध्यान में रखना है। उन्होंने, जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ चाहिए नहीं, ये हमारी जिद है। जैसे बच्चे खिलौने के लिए वो मचल जाते हैं ना, जमीन में लेट जाते हैं, नहीं हमको तो चाहिए। तो वैसे ही जिन्ना भी बोल रहे थे हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको तो उसके बिना तो काम चलने वाला मेरा है नहीं, राइट। तो उसकी डिमांड कर रहे थे। अब जब आदमी डिमांड करेगा, अब एक बात सोचो आप, कितनी सोचने वाली बात है कि हम लोग जो हैं वो आजादी की तरफ बढ़ रहे थे और लोग अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे थे। कोई देखो, गांधी जी चाहते थे हम आजाद हो जाएं। अच्छा, आप सुनिए, खुद सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग आज पूरी इंडिया होते तो बांग्लादेश भी हमारा होता, पाकिस्तान भी हमारा होता, इवन हम अफगानिस्तान तक होते। सोचो कितना बड़ा भारत होता, राइट। अगर आपको मतलब डिनर वगैरह करना होता तो आप जाके काबुल में कर सकते थे आराम से, नॉनवेज वहां जाके खा सकते थे बिना किसी पासपोर्ट के। लेकिन आज आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्यों? और अगर आपको हसीन वादियों में जाना होता तो बलूचिस्तान चले जाते हैं आप, लेकिन आप नहीं जा पाते। तो कितना मतलब कह सकते हैं भारत का जो कितना एक कह सकते हैं गोल्डन हिस्ट्री रहा है, और कैसे किस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मतलब गांधी जी ये सोच रहे थे कि यार हमको क्या हो रहा है, ये हम एक तरफ आजादी मिलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक तरफ देश का बंटवारा हो रहा है, एक तरफ पार्टीशन हो रहा है। तो क्या आजादी हमें इसीलिए चाहिए थी? तो आजादी के समय जब बंटवारा हो रहा था तो गांधी जी ही दुखी थे। गांधी जी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बट गांधी जी सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था, यार ये पाकिस्तान बन गया, वो नहीं चाहते। इवन वो तो सारे नेताओं को, वो तो बार बार जिन्ना को चाय पे बुला रहे थे, चाय और बिस्किट खिलाने के लिए, लेकिन जिन्ना थे, हटी थे, नहीं मान रहे थे। इवन गांधी जी ने तो ये कह दिया था कि आपको तो हम वजीर आजम भी बना देंगे। वजीर आजम को मतलब प्रधानमंत्री, आपको ही बना देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे, लेकिन आप पाकिस्तान मत बनाइए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने जो ठान लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके माइंडसेट को। तो वही जिन्ना के साथ हुआ। तो जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना का स्टेटमेंट क्या है इसमें आप लिख सकते हैं, इन दिस सेशन स्टेटमेंट ऑफ जिन्ना, राइट। हम आपको जिन्ना के स्टेटमेंट या जिन्ना के कथन के बारे में बता रहे हैं। इन दिस सेशन जिन्ना said that he will not accept anything less than a separate Muslim country. उन्होंने कहा मुझे एक मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए, इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सरोजनी नायडू कह रही थी, सरोजनी नायडू एक टर्म दिया था, सरोजनी नायडू, स्टेटमेंट ऑफ सरोजनी नायडू, ऐसा लिखो, स्टेटमेंट ऑफ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का कथन, सरोजनी नायडू टर्म जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने जिन्ना को यहां तक कह दिया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के कह सकते हैं कि राजदूत है।
सरोजिनी नायडू ने यहाँ तक कह दिया, लेकिन बात मुझे लगता है फिर भी बनी नहीं। सरोजिनी नायडू टर्म जिन्ना as an ambassador of Hindu Muslim unity, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एम्बेसडर है किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसे स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को आप नेहरू जी के स्टेटमेंट को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं कि सरोजिनी नायडू का कहना क्या था, राइट, ऐसा है। इकबाल ने आप लिखो जवाहरलाल नेहरू, हेडिंग डालिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे लिखिए जवाहरलाल नेहरू, नीचे से लिखिए जवाहरलाल नेहरू in his book mentioned that Iqbal in a meeting said that जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इकबाल ने एक कार्यक्रम के दौरान, एक मीटिंग के दौरान कहा, इकबाल ने क्या कहा जिन्ना अपनी बुक में ये बता रहे हैं, आप समझ लीजिए इकबाल ने क्या कहा जिन्ना अपनी बुक में ये बता रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास में क्या बता रहे हैं, जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, you are a patriot, आप एक देशभक्त हैं, तो इकबाल खुद बोल रहे हैं कि नेहरू जी देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। इकबाल ने अपनी मीटिंग के दौरान कहा था, जो कि नेहरू जी ने अपनी बुक में लिखा है। अब हेडिंग डालिए टू नेशन थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, कभी भी आप इसको लिख भी सकते हैं। टू नेशन थियरी किसकी थी, टू नेशन थियरी, द्वे राष्ट्र का सिद्धांत, ये शायद पूछा भी गया है, द्वे राष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशन थियरी। हेडिंग डाल के नीचे लिखेंगे टू नेशन थियरी ऑफ जिन्ना, टू नेशन थियरी ऑफ जिन्ना was accepted in the Lahore session of Muslim League, तो जो दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था जिन्ना का, वो मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में उसको स्वीकार किया गया, जो कि लाहौर सेशन मार्च 1940 में हुआ था। और ये जो प्रपोजल था, राइट, जो पाकिस्तान का जो प्रपोजल था, दिस प्रपोजल was drafted by सिकंदर हयात खान। और ये जो प्रस्ताव है, इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था, वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, एंड presented by फजलुल हक, और इसको जो पेश किया था वो फजलुल हक ने किया था on 23rd March 1940, 23rd March 1940। आप देख सकते हैं, इसीलिए 23rd March of 1943 was celebrated as पाकिस्तान डे, ठीक है, इसीलिए उसको पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। 23rd March
23rd March of 1943 was celebrated as Pakistan Day. तो 23rd मार्च उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, देखो पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया एज ए पाकिस्तान डे। तो मेरा क्वेश्चन फिर से आपके लिए तैयार है, आपको बताना है मुझे कि who among the following had primarily used the word Pakistan for separate state for Indian Muslims। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक अलग से पाकिस्तान बनाने की बात पहली बार इसको किसने, इस शब्द का प्रयोग पहले किसने किया, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? ए सर मोहम्मद इकबाल, बी सर आगा खान, सी एम ए जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। तो इसका आंसर आप मुझे भेजें, मुझे नहीं पता कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप करें इसका आंसर, तो मैं समझ पाएंगे, तो हम समझ पाएंगे। आप सब लोग आंसर करें तो मुझे मैं समझ में आ पाएगा। ठीक है, सब लोगों का आंसर जो है बराबर मिल रहा है मुझे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास। यस, मैंने सोचा कोई कंफ्यूज तो नहीं है, इसलिए ये देखो कंफ्यूज तो हुए हैं बच्चे, निश्चित रूप से कंफ्यूज हुए। फटाफट आंसर भेजिए आप, फटाफट। तुरंत आंसर भेजिए। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। Who among the following had primarily used the word Pakistan? Use the word Pakistan। तो क्या होता है जब आप एग्जाम में जाएंगे तो क्या हो जाता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है, लेकिन पता चलेगा कि बाद में आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। तो बाकी तो सब सही है, बाकी सबका तो आंसर सही है, लेकिन इसमें किसका है वो मैं बता देता हूँ। चिराग जी आपने इकबाल क्यों दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आया आपका कॉन्सेप्ट, आपने इकबाल आंसर क्यों किया? आप देखो इसीलिए इसमें कई लोग हैं, जिन्ना साहब भी हैं, राइट, इकबाल साहब भी हैं, और उसके बाद रहमत अली भी हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको बहुत होगा। इसका आंसर जो देखो, द वर्ड पाकिस्तान वाज प्राइमरीली यूज्ड बाय स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देखो समझ लो आप, द वर्ड पाकिस्तान वाज प्राइमरीली यूज्ड बाय स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, चौधरी रहमत अली, राइट। उनका एक लेटर था, उसमें उन्होंने जो है इसको लिखा था। उनका एक लेटर का नाम आप चाहे लिख सकते हैं, नाउ और नेवर, उसका नाम आप लिख लीजिए जो मैंने आपको नहीं बताया पहले। इन हिज लेटर एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, ठीक है। द वर्ड पाकिस्तान वाज प्राइमरीली यूज्ड बाय स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चौधरी रहमत अली इन हिज लेटर एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है चौधरी रहमत अली के द्वारा प्रयोग किया गया है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो आगे देखो किसका आंसर बेटा, सबका आंसर सही है। चिराग जी आपने आंसर गलत भेजा है, और बाकी तो सबने सही भेजा है। नैनेस आपने भी गलत भेजा है, नैनेस आपने भी आंसर गलत भेजा है, आपका आंसर भी गलत है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम शंकर आपने भी गलत भेजा है।
रविशंकर आप हैं? और आपको ध्यान में रखना होगा कि मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था। मोहम्मद इकबाल का एक स्टेटमेंट है कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब। मोहम्मद इकबाल का एक स्टेटमेंट लिख लो आप लोग, अच्छा रहेगा। मोहम्मद इकबाल का एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग। मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट आपको लिखना है। मोहम्मद इकबाल सेड, inverted commas, I would like to see the Punjab. I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Baluchistan into a single state. मतलब वो इकबाल ये चाहते थे कि मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें ये सब हो। ठीक है, तो आपको कभी अगर पूछा जाता है कि ये बात किसने कही है, तो आप थोड़ा ध्यान देना है कि ये बात किसने कही, स्टेटमेंट किसने दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। फिर से सुनना है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। किसने पहली बार जो है बात को रखा, आगे बढ़ाया और ये प्रपोजल पास किया कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो। ऑप्शन ए आगा खान, बी एम ए जिन्ना, सी लियाकत अली खान एंड डी मोहम्मद इकबाल। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप इसको फोकस नहीं करेंगे, इसका आंसर भेजो मुझे, वैसे मुझे समझ में नहीं आएगा, आप मुझे आंसर भेजो। तेजू आपका आंसर मिल चुका है, आंसर भेजो आप मुझे, तब मुझे समझ में आएगा कि आप समझ पा रहे लेक्चर को कि नहीं, क्योंकि आपका एमसीक्यूज साथ साथ में चल रहे हैं। आपका एक बार आपको ये सब हो गया तो आपको फिर सोचने की जरूरत भी नहीं एग्जाम में। वेरी गुड मनोज, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। वेरी गुड, सही आंसर है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, यस। मुझे नहीं लगता अभी किसी का गलत होगा, ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय, तो पाकिस्तान का जो संकल्प था वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। ए ऑप्शन रहमत अली है, बी सिकंदर हयात खान है, सी मोहम्मद अली जिन्ना है, डी फजलुल हक है। तेजू आंसर सही है, मैं मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो, मैं देखता हूँ, तुरंत मैसेज टाइप किया करो, इमीडिएट। मोबाइल हाथ में रखो, तुरंत मुझे आंसर भेजो, तुरंत, यस। क्योंकि क्या होता है, हैंड्स रेज कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो टर्म है, ठीक है, ये सबका आंसर सही है। तो देखो मनोज, आपने किताबें पढ़ी होंगी, राइट, इसलिए आप ऐसा आंसर कर रहे हैं। और मैं सभी बच्चों से पहले यही कह चुका हूं कि जब भी पाकिस्तान की बात आई तो सारे बच्चे वही आंसर करेंगे, ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, और उनको लगेगा बिल्कुल सही है। और आपने भी वैसा ही किया है, मैंने देखा है, अभी आपने वैसा ही किया है। और बाकी सारे बच्चों ने आंसर भेजा है, बाकी सभी बच्चों ने आंसर भेजा है सिकंदर हयात खान। तो यही चीज है कि आप पढ़ने के दौरान उन चीजों को फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में जाने के बाद। तो आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर हयात खान। मनोज जी चेक कीजिए आप इसे। ओके सर, ठीक है, आगे जो है तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो आपको दे ही चुका हूँ, मुझे लगता है आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, और इसके बारे में मैं आपको लिखा भी चुका हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर से है, ध्यान से सुनना है। देखो, who among following led the movement for the separate state Pakistan? मतलब पाकिस्तान एक अलग से राज्य बने, इसके लिए आंदोलन किसने किया, ये क्वेश्चन, किसने उसका नेतृत्व प्रदान किया? तो ऑप्शन ए है आगा खान, बी है नवाब सलीम उल्लाह, और सी है इकबाल खान, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर बताइए आप मुझे, इसका आंसर बताइए सभी लोग, शॉर्ट में टाइप कर दीजिए, बस बहुत ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में टाइप कीजिए। आपका आंसर मुझे दिखता है, स्टार्टिंग में दिख जाता है तुरंत, स्टार्टिंग में दिख जाता है तुरंत, क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है, सबके सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu Muslim unity? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी अरुणा आसफ अली। मुझे लगता है ये आंसर तो सबको पता है, फटाफट भेजिए। वेरी गुड, एकदम सही, सबका आंसर सही है। यस, आगे बढ़ते हैं। सही है, सबका आंसर सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा एक चीज और लिख लो कि जो मैंने बताया ना कि मैं अभी बताता हूं, पहले आप ये लिखो, द रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट, द रिमार्क नेहरू इज ए पैट्रियट, नेहरू देशभक्त है, वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, जिन्ना एक पॉलिटिशियन है, वॉज मेड बाय, ये रिमार्क किसने दिया? ए एम के गांधी, वेरी गुड, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल, और डी अब्दुल गफ्फार खान। तो सबको आंसर मिल गया होगा कि क्या इसका आंसर है, सभी को पता होगा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज ये समझनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेरी गुड, इकबाल का है, सबका सही आंसर है, एकदम परफेक्ट है, सबका सही आंसर है। आप टाइप कर दिया कीजिए, अपना ड्यूटी आप पूरा कीजिए तुरंत, ठीक है? आपको उसमें लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बुक थी उसका नाम लिख लो, किस बुक में नेहरू जी ने बताया था, ये था, बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जिस बुक में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उस बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पेज नंबर 352, पेज नंबर 352 पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये स्टेटमेंट मेंशन किया गया है नेहरू जी के द्वारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप नेहरू जी के बारे में जब पर्सनैलिटीज में मेंस में लिखेंगे तो ये जहां पे आपको जरूरत पड़े तो ये स्टेटमेंट लिख देना। आपको आ रहा समझ? नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में, नेहरू जी की पर्सनैलिटी के बारे में जब आपको बताना हो तो इकबाल साहब क्या कह रहे हैं बता देना। तो मेंस में आप इस तरीके के इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। बहुत अच्छी बात बेटा, आप लोग सब बता रहे हैं। अच्छा, तो सब लोगों को पता है टू नेशन थियरी किसकी है? ये तो आपको पता होगा मुझे लगता है, दो राष्ट्र का सिद्धांत, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। टू नेशन थियरी किसकी है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। टू नेशन थियरी पे तो मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है। जब आप पूरा पढ़ लोगे अच्छे से तो टू नेशन थियरी के बारे में आप बता पाओगे, राइट? आप जिन्ना की पर्सनैलिटी को समझना है आपको कि जिन्ना क्या चाहता था, राइट? उसने तरीके क्या अपनाए, टू नेशन थियरी को पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, राइट? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे उसने शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं? उसने मतलब जिन्ना है, मतलब मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि यार उसने क्यों पाकिस्तान बना दिया, क्या जरूरत थी उस पाकिस्तान को बनाने की, राइट? हमारे साथ रहते तो क्या बुराई थी उसमें, हम इतने भी तो बुरे नहीं थे, ठीक है? तो इसलिए मैंने शब्दों का प्रयोग किया है, इसमें कोई
अशोभनीय शब्द नहीं है ये। आप सहमत हैं मेरी बात से कि नहीं है? क्यों बेटा? पहले मोहम्मद अली जिन्ना आपके सिलेबस में हुआ करते थे यूपीएससी के, बाद में उनको सिलेबस से ही निकाल दिया गया, तभी वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। सोचो आप, तो क्यों निकाला होगा ये तो आप समझ सकते हैं। पहले तो जिन्ना के ऊपर क्वेश्चन आता था, टू नेशन थ्योरी पूछा जाता था हमेशा, जब भी आता था जिन्ना का तो टू नेशन थ्योरी पे क्वेश्चन आता था। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और द सेपरेट होमलैंड, अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम डेफिनेट एक्सप्रेशंस। जो डेफिनेट एक्सप्रेशंस हैं वो कब मिले सेपरेट होमलैंड के लिए? तो उसमें पहला ऑप्शन है इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930। मतलब एक सेपरेट होमलैंड की झलक, राइट? झलक कब मिली? ये उसका सेंस है हिंदी में। ए इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930। दूसरा है इन द कैम्ब्रिज पैम्पलेट। सी इन द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940। एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए आंसर फटाफट, मैसेज कर दीजिए आप फटाफट मुझे, तुरंत मुझे समझ में आएगा, इमीडिएट मुझे समझ में आएगा कि आपको आंसर समझ में आ रहा है। सबका आंसर मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जो लास्ट लेटेस्ट भेजते हैं वो मेरे पास अपडेट होता है, ऊपर ही दिखता है, मुझे तुरंत दिखता है। अगर मैं चेक नहीं भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब देख नहीं रहे, सर सब देख रहे हैं। ठीक है, मैं टीचर की आंखों से देख रहा हूँ, मुझे सब दिख रहा है। वेरी गुड, सही है एकदम। अच्छा ये बताओ मुझे, ठीक है आप समझ तो गए, तो प्रेसिडेंशियल स्पीच जो इकबाल की हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपने ऑप्शन तो सही दिया है, लेकिन ये हुआ कहाँ था? कौन सी जगह हुआ था? लाहौर में हुआ था या इलाहाबाद में हुआ था? कहाँ हुआ था वो मुझे बताइए। तो बेटा नैनेस, वही मैंने आपके लिए पूछा है, आप उसमें मुझे लाहौर सेशन लिख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जानबूझ की चीज पूछी आपसे कि आप ऐसा क्यों आंसर दे रहे हैं। और बेटा प्रेम शंकर, आप भी ऐसा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आप भी ऐसा आंसर दे रहे हैं। ऐसा मत करो बेटा प्रेम शंकर, ऐसा मत करो। आपको ये ध्यान में रखना है इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच। देखो वो हमने जो पॉइंट्स तैयार किए ना, उनके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन इधर से उधर होंगे। तो अगर आपने मेन चीजें तैयार कर ली, बेसिक चीजें तैयार कर ली, तो क्या चाहिए आपको? इतना कौन करता है? कौन सा आपको स्पेशलाइजेशन करना है इसमें? तो इसका आंसर जो है इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस समय प्रेसिडेंशियल एड्रेस किसका था? प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के? मोहम्मद इकबाल। कौन थे? देखो मैंने उसमें एक चीज लिखा है, क्या? प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस से ही प्रूव हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट थे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। The resolution demanding the formation of Pakistan was passed by Muslim League in the year of। तो जो पाकिस्तान फॉर्मेशन का जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी जो डिमांड की गई, वो कौन से सन में पास हुआ? कौन से सन में पास हुआ? ईयर कौन सा है उसका? ईयर कौन सा है उसका? कौन सा ईयर है? ऑप्शन है 1939, 1940, 1941, 1942। ऑप्शन समझ लो आप। ऑप्शन 1931 है, 39 है, 1940 है बी, सी 1941 है और डी 1942 है। ध्यान से टाइप कीजिए, गलती मत कीजिए। हार्दिक, मैंने तो आपको 43 का ऑप्शन ही नहीं दिया है। आप 43 क्यों टाइप कर रहे हैं? 43 का ऑप्शन ही नहीं है उसमें। 1939 है, 1940 है, 1941 है, 1942 है। तो मुस्लिम लीग ने कब पास किया?
कब पास किया? 1940 में पास किया, ठीक है। 1940। 1940, यस, अब सही बात बोली ना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब ये सब लोग, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन जो पास किया था, जो लाहौर सेशन में, उसमें आपको बता देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान की बात पे वो लोग जो है अड़े हुए थे। देखिए एक और लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम, ऐसा लिखिए आप, द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, the annual session of Muslim League was held at Lahore on 23rd March 1940. 23rd March 1940, under which डेट बताएंगे वापस? हाँ बेटा, the annual session of Muslim League was held at Lahore on 23rd March 1940. On 23rd March 1940, तो जो वार्षिक अधिवेशन है मुस्लिम लीग का, लाहौर में हुआ 23 मार्च 1940 को, under which the famous Lahore resolution, under which the famous Lahore resolution, इसके अंतर्गत क्या हुआ? लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास। तो अंडरलाइन कीजिए, लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव वाज पास्ड, लाहौर प्रस्ताव वाज पास्ड। अब आपसे पूछेगा कोई लाहौर प्रपोजल क्या था, आपसे कोई पूछ सकता है लाहौर प्रपोजल क्या था, राइट? तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या था? इट वॉज डिमांडेड, इट वॉज डिमांडेड, ये क्या मांग कर रहा था? ये एक सेपरेट पाकिस्तान की मांग कर रहा था। इट वॉज डिमांडेड दैट अ सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान, that a separate Muslim nation Pakistan, separate Muslim nation हाँ क्या लिखा आपने? Under which the famous Lahore resolution was passed and it was demanded that a separate Muslim nation Pakistan should be formed. पाकिस्तान should be formed, पाकिस्तान बनना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अलावा। ये चीज ध्यान रखना है, इंडिया के अलावा। उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया का नाम पाकिस्तान कर दो, ये चीज आप, उन्होंने ये नहीं बोला है कि इंडिया का नाम आप पाकिस्तान कर दो, उन्होंने बोला हमको अलग से चाहिए मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। And this resolution was presented by Fazlul Haq, Fazlul F-A-Z-A-L, Fazal, F-A-Z-A-L space U-L space H-A-Q, Fazal ul Haq, and approved by Khali Kuzamma, spelling है KHALI-KHALI-QUZZAMAN, खली कुजम्मा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, who was moved, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, who has moved a resolution for the creation of Pakistan is the Muslim League session of 1940। फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लो, ये टॉपिक ऐसा है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो इसमें बात ही इतनी है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन भी बिल्कुल मिला जुला के देंगे वो सब कुछ।
who has moved a resolution for the creation of Pakistan is the Muslim League session of 1940. तो उसमें ऑप्शन आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन आएगा मोहम्मद कह सकते हैं इकबाल, और तीसरा ऑप्शन आएगा रहमत अली, और चौथा ऑप्शन होगा खलीक उज़्ज़मा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है, जब भी आपका पेपर बनेगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मुझे बताना है आपको। द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन, द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन which gave effect, the Muslim League annual session which gave effect to Jinnah's two nation theory was held in, ये जो एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, राइट, जिसमें जिन्ना का टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है वो आया, वो कहां पर हुआ था? ए लाहौर, बी कराची, सी बॉम्बे एंड डी लखनऊ। तो लास्ट के तो ऑप्शन तो आप समझ ही गए होंगे कि वो तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी बचते दो हैं, तो वो कौन सा है? लाहौर कराची में से कौन सा है मुझे बताइए, फटाफट बताइए। लाहौर या कराची है? लाहौर है या कराची है? लाहौर है या कराची है, वो बताइए। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। लाहौर जिसका जो है सही ऑप्शन जो है लाहौर, इसका परफेक्ट, एकदम सही है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कोई, तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे? पाकिस्तान जो दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1920, बी ऑप्शन है 5 जनवरी 1922, सी है 14 जुलाई 1942 और 23 मार्च 1943। तो देखो, मैं तो एक चीज कहूंगा यार, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक सबसे खास बात है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो, और आपने पढ़ा हुआ है तो आपके आंसर को गलत, अगर आपने थोड़ा सा देखो नोट पे ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, राइट, आपकी बुद्धि उसमें फिर गई, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अदरवाइज वो क्वेश्चन सही हो जाएगा 100%। आप कुछ और सोचने लगे और क्वेश्चन को किसी और ढंग से आपने टैकल किया तो फिर बात अलग है, अदरवाइज आप आंसर निकाल ही लेंगे इसमें से, राइट। होता है ना ऐसा, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम कर ही लेंगे। क्यों दीपक? अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमको आइडिया लग जाएगा, और हमने पढ़ा ही हुआ नहीं है तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? एग्जाम टफ होता है या पढ़ते नहीं, वो मुझे बताइए। कहाँ प्रॉब्लम है मुझे बताइए। आपको प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं है ठीक से, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये है। अगर हम अपनी सी पे आ जाएं तो हिस्ट्री, इतिहास, क्या इतिहास की समझ ही तो है, कौन सा आपको याद करना है। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों ने नॉन कोऑपरेशन को अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, जिन्ना की भी स्टोरी आपके सामने आ रही है, और ये खलीक उज़्ज़मा भी आ गई है आपके सामने, इकबाल भी आ गए, तो सबका स्टोरी तो आपको आइडिया लगी गया है कि कब कौन क्या कर रहा था। अब ऐसा नहीं कि हम इकबाल के ऊपर पूरी थीसिस लिख दें, जितना उनका रोल है उतना ही समझना है। पिक्चर के हीरो तो गांधी जी हैं, ये जो पिक्चर चल रही है इसमें हीरो गांधी जी हैं, तो मेन हमें किसको समझना है? गांधी जी को। तो आपको डेट तो पता चली गई होगी, कौन सी डेट को पाकिस्तान डे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि लाहौर सेशन में चेयरमैन कौन थे? Who did the chairmanship of Lahore session 1940? मैसेज करिए मुझे। Who did the chairmanship of Lahore session 1940 मुस्लिम लीग? लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न है मेरा आपसे। सही आंसर है, सही आंसर है सबका, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखिए,
इंडिविजुअल सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके क्वेश्चन हो चुके हैं। वेरी गुड, सबने अच्छा आंसर दिया है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, ये लिखना है आपको 1940। इसमें आपको हिंदी में लिखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, हिंदी में लिखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। लिखिए आफ्टर रिजेक्टिंग द अगस्त ऑफर, आफ्टर रिजेक्टिंग द अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के रिजेक्ट होने के बाद, अगर अगस्त प्रस्ताव क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पे लिखाऊंगा मैं। तो अभी आपको यही समझना है सिर्फ कि अगस्त प्रस्ताव के रिजेक्ट होने के बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु स्टार्टेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु स्टार्टेड। देखो तो उसमें ऑप्शन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी, मुस्लिम लीग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें गांधी जी मत कर देना, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, उनका नेतृत्व था उसमें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, आंसर्स बहुत ही ऐसे बनाए जाते हैं जिनका आंसर्स ऐसा लगे कि ये बराबर के हैं, मतलब इनका आंसर एक जैसा मैच होता है। तो इसमें मैंने आपको लिखा है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में क्या शुरुआत हुई, व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन ये कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑब्जेक्ट क्या था इसका, इस सत्याग्रह का क्या ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य, इस सत्याग्रह के ऑब्जेक्ट्स क्या थे, उद्देश्य क्या था। ये एक कह सकते हैं सिंबॉलिक मॉरल प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक मॉरल प्रोटेस्ट। तो ये उसका ब्रैकेट में नेचर लिख सकते हैं, नेचर ब्रैकेट में लिख दीजिए, नेचर उसकी प्रकृति थी, ये मॉरल प्रोटेस्ट था ये, और एक सिंबॉलिक था मॉरल प्रोटेस्ट, ब्रैकेट में नेचर लिखना है। अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया, किसके नेतृत्व में चलाया गया, लीडरशिप किसकी थी, क्यों चलाया गया, राइट। उसके बाद फिर आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन 17th October, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन 17th October 1940, 17th October 1940, ये 17th October 1940 को स्टार्ट किया गया। तो इसका स्टार्टिंग डेट 17th October 1940 है। एंड विनोबा भावे, विनोबा, V for victory, INOBA, विनोबा भावे, VHAVE, V for victory, विनोबा भावे was the first सत्याग्रही। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो उसमें गांधी जी का भी नाम आता है, तो ये गलती मत करना है। प्रथम सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, तो गांधी जी का नाम मत लेना उसको। एंड फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड विनोबा भावे, फर्स्ट विनोबा भावे थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे के बारे में लिखिए, विनोबा भावे, विनोबा भावे, हेडिंग डालिए विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के बारे में पर्सनैलिटीज में आता है, तो पर्सनैलिटीज में लिख देना फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, ऐसे लिख देना, पहला कॉलम, पहला पॉइंट ये लिख देना आपको विनोबा भावे के बारे में।
कि फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, ऐसा पॉइंट लिख देना मैं इसमें। दूसरा पॉइंट आप ये लिख देना कि विनोबा भावे स्टैब्लिश सर्वोदय समाज। विनोबा भावे स्टैब्लिश्ड सर्वोदय समाज। सर्वोदय मीन्स सबका उदय, सर्वोदय मीन्स सबका उदय, सर्वोदय समाज। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की, सर्वोदय समाज को स्टैब्लिश किया। क्यों किया? क्या उसके पीछे ऑब्जेक्ट था? टू propagate the ideals of Gandhiji, to propagate the ideals of Gandhiji, गांधी जी के जो आदर्श थे उनको उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, सर्वोदय वर्ड was firstly used by महात्मा गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोदय वर्ड was firstly used by महात्मा गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको, तो उसमें क्वेश्चन ये कि हु वाज सिलेक्टेड, क्वेश्चन ये है हु वाज सिलेक्टेड एज फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसको बनाया गया? तो आपके पास ऑप्शन तो है, तो मुझे लगता है उसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। एक तो नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, विनोबा भावे हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आंसर पता है सबको? वेरी गुड, विनोबा भावे। तो कांग्रेस ने क्या जो है इनिशिएट किया था, इनिशिएट ये किया था कि सत्याग्रह स्टार्ट किया जाए। सत्याग्रह जो स्टार्ट किया जाए उसमें कह सकते हैं कि 1940 में था। इसमें देखो सिविल डिसोबीडियंस में उसमें अंतर ये है कि इसमें बहुत ज्यादा मासेस का प्रयोग नहीं किया गया, बहुत ज्यादा जनता का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी एक खासियत ये है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट जो है हम अपना विरोध, एक मॉरल प्रोटेस्ट करें। तो इसमें विनोबा भावे जी को आगे लाया गया था, जो कि सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान करने का काम तो गांधी जी कर रहे थे, लेकिन उनको फर्स्ट सत्याग्रही बनाया गया था। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मूवमेंट था, इसका मतलब ये था होल्डिंग टू द ट्रूथ। होल्डिंग टू द ट्रूथ मतलब सत्य की ओर आगे बढ़ना, सत्य के साथ बढ़ना, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो सुन लो जरा। हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस? देखो क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, तो उसमें ऑप्शन है विनोबा भावे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी है शौकत अली। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ? इसमें कंफ्यूजन है गांधी जी है ही नहीं। आप ऐसे ऑप्शन में आप क्या करोगे? ऐसे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट कौन है? विनोबा भावे। क्यों बेटा? कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे डेट्स हैं, तो डेट्स हो सकता है थोड़ा सा, कभी कभी होता है थोड़ा आगे पीछे दे रहे हैं, डेटा में अक्सर होता है ये डेटा में अक्सर होता है। जैसे पॉपुलेशन के डेटा है, आप मान लिया 21% कुछ लिखा है, 21% पॉइंट कुछ दिया है, और वो एग्जाम में दे रहे थे 22%, और बाकी देते हैं 40%, 50%, 100%, तो उसका आंसर 22% होगा। ये ध्यान रखना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं, मतलब मोस्ट जो साथ में हो, मतलब बिल्कुल उससे क्लोज हो, राइट, उस आंसर को चुनना है हमेशा। ऐसे कंडीशन में जब आपको लग रहा है कि चारों में कोई सही नहीं, तब की बात बता रहा, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन और पूछा जाता है आईएएस प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड? सिंपल क्वेश्चन है, राइट? कोई भी बता सकता है। नेहरू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सर्वोदय वाज प्राइमरी यूज्ड बाय, तो इसका भी आंसर आपको पता है, गांधी जी। विनोबा भावे नहीं उसका आंसर, पहली बार प्रयोग किया है वो गांधी जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए क्रिप्स मिशन। हेडिंग डालिए क्रिप्स मिशन, CRI। सर एक बार वापस बोलेंगे? किस चीज को बेटा? हाँ, क्रिप्स मिशन, CRI डबल PS क्रिप्स, CRIPPS क्रिप्स मिशन, MISSION क्रिप्स मिशन, ब्रैकेट में लिखो 1942। 1942 क्रिप्स मिशन 1942, हिंदी में भी वही लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन परिचय। considering the rising power of Japan, international community, especially America, China, and Australia, and forced Britain to provide freedom to India. जापान की बढ़ती शक्तियों को देख के, अंतरराष्ट्रीय समुदाय जैसे कि स्पेशली विशेष रूप से अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन पे ये दबाव डाल रहे थे, ब्रिटेन पे ये प्रेशर बना रहे थे कि वो भारत को आजादी दे दे। देखो अभी इंग्लैंड युद्ध में कूद पड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा था, जंग कर दिया था उसने एक तरीके से, और जंग करने के बाद बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और किसको बोल रहा था? इंडियंस को, कि भाई आपके बिना कुछ हो नहीं सकता है, भारतीयों का समर्थन तो बहुत जरूरी है। अब इधर से तो पूरी दुनिया से वो युद्ध लड़ रहा है, ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है, और इधर जो फ्रीडम फाइटर हैं वो भी लगे हुए हैं। दो चीजें हो गई ना अलग। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तो वर्ल्ड वॉर भी देखना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और घर में ही आजादी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर सकता है इंसान? ऐसे में यही कर सकता है कि घर वालों को क्या करे, घर वालों को बोले कि बेटा टॉफी ले लो और तुम थोड़ा खुश हो जाओ, हम उनसे निपट लें, फिर आपसे निपटेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहे थे? हमें कोई टॉफी वगैरह नहीं चाहिए आपकी, हमें तो आजादी चाहिए, हमें टॉफी से खुश होने वाले नहीं है। और गांधी जी क्या बोल रहे थे? गांधी जी और कुछ लोगों का क्या मानना था? कांग्रेस का क्या मानना था? कांग्रेस ये बोल रही थी कि भाई ऐसा है कि हम तुमको सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम किधर मना कर रहे हैं, बट तुम हमको एक प्रॉमिस दे दो। क्या प्रॉमिस दे दो? कि हमको तुम बाद में आजादी दे दोगे, आप हमें आजादी दे देंगे, हम आज ही शामिल हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो इसी कंडीशन पे इधर क्या हो रहा था, इधर जापान की हालत क्या हो रही थी? शक्तिशाली हो रही थी। जापान एक विरोधी था, अगेंस्ट में था,
तो जापान की जब शक्ति बढ़ रही थी तो फिर दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं हाँ यार मान लो ना, वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो जरा। तो वैसे ही प्रेशर किसका आया ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन चाइना का प्रेशर आया, अरे आप आजादी दे दो। अमेरिका का प्रेशर भी आया, हाँ भारत को आजाद कर दो। ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर भी आया, हाँ इनकी सुनो कुछ। तो इस प्रेशर में आया समझ में, ये प्रेशर क्या काम कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। ये इंट्रोडक्शन है इसका, ये उसका बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया। क्लियर है बात? ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया। मेंस में भी लिखने के लिए इतना ही लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है आउटकम्स क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया। ये बात तो हो गई, उसके बाद रिजल्ट क्या है, तो हेडिंग डालो रिजल्ट। बात समझ में आई आपको सबको? रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ उसका। तो परिणाम ये हुआ कि एज ए रिजल्ट स्टैफोर्ड, STA डबल FORD, स्टैफोर्ड, क्रिप्स CRIPS, क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया। वो भारत आ गए in March 1942। मार्च 1942 को भारत आ गए। भाई क्यों आए, क्या ऑब्जेक्ट था उनका आने का, क्यों आए? ऑब्जेक्ट था टू निगोशिएट विद इंडियन पॉलिटिशियन, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनसे वो बात करना चाहते थे। तो जब वो इंडिया आए, अब इंडिया के क्या करेंगे, पॉलिटिशियन से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ऐसे तो बंदूक तो रख नहीं देंगे उनके सामने कि नहीं तुम शामिल हो जाओ। क्यों? तो एक तो इंग्लैंड से मिठाई का डब्बा लाए होंगे, नहीं लाए होंगे साथ में कि नेहरू जी आपके लिए भी है, ये काजू कतली आपके लिए, लड्डू आपके लिए, गुलाब जामुन आपके लिए। तो लड्डू या बर्फी लाने का ऑब्जेक्ट ये रहा होगा, राइट, ताकि पॉलिटिशियन खुश हो जाए। अब वो लाए होंगे नहीं लाए होंगे इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि वो भारतीयों को कन्विंस करना चाहते हैं। और कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब वो पहुंचे यहाँ तो उन्होंने उनकी मेजर रिकमेंडेशंस थी, कुछ सिफारिशें थी उनकी, वो लिखिए मेजर रिकमेंडेशंस, प्रमुख सिफारिशें। प्रमुख सिफारिशें उनकी क्या थी, वो क्या कह रहे थे? तो पहली उनकी सिफारिश ये थी, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट, ये आपको मेंस में भी काम आएंगे। आफ्टर वॉर इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। आफ्टर वॉर इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। युद्ध के बाद, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडिया को अधिराज्य का दर्जा देना चाहिए। अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन, DOMINION, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मैटर होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे और इंटरनल मैटर हमारे पास रहेंगे। मतलब ये तरीके का 50-50 है, ऐसे समझ लो डोमिनियन स्टेटस। तो चलो कम से कम डोमिनियन स्टेटस पे तो आ गए, जो पहले वो भी नहीं आ रहे थे। कुछ तो बात बनी। क्यों? एक कहावत है ना हिंदी में, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ते हैं। तो ये उन्होंने उंगली थमा दी थी कि चलो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। कितना, इतना क्लियर है? which would not be, लिख सकते हैं आगे, and which would not be subject to any external authority,
जो कि किसी बाहरी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं होगा, मतलब कोई बाहरी अधिकार नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो, डोमिनिक स्टेटस वाला मैटर इंपॉर्टेंट है कि डोमिनिक स्टेटस आप समझ गए तो सब इंपॉर्टेंट है बस। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इंडियन शुड बी गिवन द राइट, इंडियंस देखो नेक्स्ट, इंडियंस शुड बी गिवन द राइट टू फॉर्म their own constitution। मतलब इंडियंस क्या कर सकते हैं, अपना जो संविधान है वो बना सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकते हैं, क्योंकि सैमन कमीशन में ऐसा नहीं था। तो अब तो ये तो बोलने लगे चलो भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद बना लो, ये उन्होंने कहा। फॉर विच मतलब आपको मेन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको अंडरलाइन ये करना है कि शुड बी गिवन अ डोमिनिक स्टेटस बस आफ्टर वॉर, ये आप ध्यान रखो कि युद्ध के बाद आपको डोमिनिक स्टेटस दे दिया जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा उनका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि भाई आपको हम क्या करेंगे, हम आपको एक संविधान जो है वो बनाने की हम बात कर रहे हैं कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं, खुद संविधान बना सकते हैं, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसके लिए कहा कि आप क्या करना, बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना लेना जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी, राइट। तो मतलब उन्होंने क्या कहा उसमें कि इंडियन शुड बी गिवन, आगे लिखो, हाँ एक सेकेंड, वो आप लिख चुके हैं, इंडियन शुड बी गिवन द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ आगे लिखिए, for which the Council of Constitution making body will be initiated after the war। उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसा है कि आप बाद में एक संविधान बनाने वाली एक संस्था को बना लीजिएगा, एक संविधान बनाने वाली संस्था को बनाइएगा विश्व युद्ध के बाद, जो संविधान का निर्माण करेगी। आया समझ में? एक संविधान सभा बना लीजिएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं, आप अपना संविधान बनाने के लिए एक संस्था बना लीजिएगा और वो संविधान का निर्माण करेगी विश्व युद्ध के बाद। ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, the provinces not agreeing to the new constitution would have the right to keep themselves out of the proposed union। उन्होंने कहा अगर किसी प्रांत को अगर ये मंजूर नहीं है संविधान, अगर किसी भी प्रांत को अगर ये संविधान मंजूर नहीं होगा तो उससे अलग रह सकता है, इससे अलग हट सकता है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो इससे अलग होगा वो अपना खुद का संविधान बना ले। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से मतलब लोगों को बोल दिया था कि भाई तुमको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम अलग हो जाओ। सीधी सी बात है, मतलब कुछ तो डिवाइड एंड रूल वाली बात तो करी थी उन्होंने। मुस्लिम लीग को डायरेक्टली नहीं कहा, पर मुस्लिम लीग समझ तो गई होगी। मुस्लिम लीग ये तो सोच रही होगी कि ठीक है भाई इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये, अगर ये कांग्रेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो हिंदुस्तान के लिए बनाएगी, और हमको मंजूर नहीं होगा तो हम तो अपना डिसाइड कर लेंगे, हम तो कुछ और बनाएंगे। बात तो मुझे लगता है समझ में आई होगी आपको। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है
ड्यूरिंग द वॉर an interim government during the war an interim government comprising of different parties of India would be constituted. उन्होंने कहा युद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, एंटरिम गवर्नमेंट। तो अंतिम नहीं, लास्ट नहीं, एंटरिम का मतलब होता है INTERIM। इंटरिम का मतलब होता है जो फाइनल नहीं है, किसे काम चलाऊ बोल सकते हैं आप, कि हम आपकी काम चलाऊ सरकार बना देंगे युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान, और वो काम चलाऊ सरकार क्या करेगी, इसमें डिफरेंट पार्टी के लोग होंगे और वो हम बना देंगे आपकी, आप अपनी सरकार बना लेना। ये उनको वायदा कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, बाकी का तुम संभालो, हम दो चीजें हम संभालेंगे, वॉइसरॉय हैंडल करेगा, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉइसरॉय की क्या होगी, वॉइसरॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। वॉइसरॉय विल हैंडल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस। वॉइसरॉय जो हैंडल करेगा वो विदेशी मामले करेगा और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, रक्षा के मामले करेगा, और बाकी आप अपना देख लो, बाकी तो आपका है ही, हम ये 2 मैटर हम वॉइसरॉय देख लेगा, बाकी अपना देख लीजिए। तो ये प्रपोजल थे सब क्रिप्स मिशन के। वॉइसरॉय, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वॉइसरॉय। तो थोड़ा ऑडिबल नहीं था वॉइस। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ बेटा ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाउएवर डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स वुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वॉइसरॉय। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा, देखो ये जो प्रपोजल क्रिप्स मिशन का बेटा आया था, ठीक है, ये उन्होंने प्रपोजल दिया था, रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा ऐसा करेंगे हम। आज की भाषा में अगर बात करो, प्रैक्टिकल भाषा में, तो ये थे वायदे समझते हो ना, ये वायदे किए गए। अब वायदे तो पहले भी किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहाँ पूरे किए गए थे, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना काम निकाल लेती और उसके बाद फिर जो है आप समझ सकते हो जैसे जैसे किया था। जैसे रोलर एक्ट के समय गांधी को थोड़ा घुमा दिया था, गांधी जी तो तब भी बोल रहे थे, गांधी जी तो तब भी विश्वास दिला रहे थे, मैंने आपको बताया था, तब भी विश्वास दिला रहे थे, लेकिन बात कमिटमेंट की होती है। तो लिखो महात्मा गांधी रिएक्शन, ऐसा लिखो, हेडिंग डालो महात्मा गांधी रिएक्शन। महात्मा गांधी रिएक्शन, महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी इसको लेके, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको मेंस वगैरह में लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी आदमी को 20 करोड़ का चेक दे दो, ठीक है, 20 करोड़ का चेक आप उसको दे दो 2050 का, ठीक है, 2050 समझना, 2050 की साल का। तो उसका कुछ फायदा है फायदा? क्यों फायदा क्यों नहीं है? 2050 में तो मिलेंगे ना, वो बाद में मिल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम, बोलो। तो पोस्ट डेटेड चेक क्यों का है, मतलब गांधी जी के सेंस को समझिए, क्यों पोस्ट डेटेड चेक का? पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा क्योंकि आप देंगे, सोचो आप इस बात को, दिया नहीं है आपने अभी, उनके सेंस को समझो, आप देंगे, दिया नहीं है अभी, और देंगे की बात तो आपने पहले भी की थी, इसलिए उन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक, इस बात को समझो। फिर उसके बाद एक व्यक्ति और थे, अच्छा एक चीज और बता दूं कि जब क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन के दौरान जो लोग बात करने के गए थे क्रिप्स मिशन से, क्रिप्स साहब से बात करने के लिए गए थे, तो आप लिख सकते हैं ऑफिशियल
negotiator from the Congress side, ऐसा लिखो आईडी, ऑफिशियल निगोशिएटर फ्रॉम द कांग्रेस साइड, कांग्रेस की तरफ से बातचीत करने वाला कौन था? ठीक है, किसके साथ? क्रिप्स मिशन के साथ में। तो उसमें दो लोग थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे थे मौलाना आजाद। ये ऑफिशियल निगोशिएटर थे, ये आपको ध्यान में रखना। ये ऑफिशियल निगोशिएटर थे जो उनके साथ बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया? सबको पता है इसका आंसर? क्रिप्स मिशन कब आया? ऑप्शन 1940, 1942, 1944, 1946, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन है। 1942 है ना सर? 1942 क्रिप्स मिशन 1942 में आया ना, 40 में मत जाओ पीछे। ये मॉडर्न इंडिया में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ध्यान में जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिए जरा ध्यान से, और चाहो तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको लगे कि ऑप्शन आपको ध्यान में नहीं रहेंगे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको लगता है तो देखना। क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से सुनना है आपको, कि सर क्रिप्स came to India with a draft declaration of proposal of British government included that। वो जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन का जो प्रपोजल लेके आए उसमें क्या इंक्लूड था, ये क्वेश्चन है। तो एक तो उन्होंने बात की थी इंडिया शुड बी गिवन ए डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। दूसरा, all provinces and state must be merged to make Indian Union। ये और ऑप्शन लिख लो, ये मैंने लिखा है नहीं था, ये ऑप्शन और लिख लो, ये रिकमेंडेशन भी थी, ये रिकमेंडेशन भी आप लिख लो। all provinces and state है तो गलत है ना ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट गलत नहीं बेटा, ऐसा उन्होंने कहा था। इंडिपेंडेंस दी थी ना प्रोविंसेस को, अब ज्वाइन करें ना करें। नहीं, वो तो बोल रहे थे वो, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा भी कहा था कि एक्चुअली वो यूनियन की बात कर रहे थे उस समय, एक सेकंड। एक्चुअली एक जगह उन्होंने यूनियन की बात की थी, ठीक है, उन्होंने कि एक यूनियन बनेगा और उस यूनियन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ऐसा सेंस था उनका। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी, फिर वो क्या करेगी, वो पूरे सबके लिए कानून बनाएगी, उसमें से जिसको अलग होना होगा वो हो सकता है, ऐसा उनका ऑब्जेक्ट था। तो इस बेसिस पे मैं इसका आंसर आपको लिखा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक यूनियन बनेगा, जो उस पर नहीं रहना चाहता है, तो इसलिए ऑप्शन सही है, ठीक है। लिख सकते हो आप, ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट्स मस्ट बी मर्ज्ड टू मेक द इंडियन यूनियन। तो सभी राज्यों और प्रोविंसेस को मतलब मिला के भारत का संघ बनाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन था उनका एनी प्रोविंस और द स्टेट, any province or the state can take the decision to live outside of the Indian Union। कोई भी प्रांत और कोई भी राज्य जो है ऐसा निर्णय ले सकता है कि या तो भारत में रहे, भारत के संघ के साथ रहे, या वो अलग हो जाए। तो इसलिए संघ था, ठीक है, संघ की बात उन्होंने की थी। हर्षित बेटा समझ में आया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट
नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, आप लिख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है, भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। मतलब उन्होंने क्या कहा था, एक उनका डेफिनेशन ये था, फिर से समझ लो। उन्होंने कहा था द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन, इसको भी लिख लो चाहो तो, और करके लिख लो, इन समराइज फॉर्म, ऐसे लिखो, इन समराइज फॉर्म। ठीक है, बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बट आप समझो इस बात को। उन्होंने कहा था द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन, द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन मतलब भारत के संघ का निर्माण होगा, विद डोमिनियन स्टेटस मीन्स अधिराज्य भी बनेगा साथ में, विल बी सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है एक और यूनियन देंगे, और उसके साथ साथ जो है उसको हम एक डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे। ये तो आपको एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है, Which one of the following is not true about the Cripps mission? Cripps mission के बारे में क्या सही नहीं है? A, dominant status at the end of the war, A option. B, constitution framed by Constituent Assembly. C, the formation of new executive council with equal representation of both Hindu and Muslims. And D, any province could remain outside the Indian Union. तो क्या इसका सही नहीं है? सबको पता है, सबको समझ में आया? आंसर भेजो मुझे ABCD में क्या है, ABCD में आंसर भेजिए। अगर आपको समझ में आया तो मुझे फटाफट भेजिए आंसर क्या है इसका सही, फटाफट ABCD में भेजिए बस, खाली एकदम सही, फटाफट भेजिए। चलिए, सही आंसर है आप लोगों का। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, ये तो पता होगा सबको, कि ये भी आंसर आपको सबको पता होगा। वेरी गुड। तो क्या क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रपोजल था कि क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी, क्या ये सही था ऐसा ऑप्शन? सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। और उसके बाद निगोशिएटर कौन थे क्रिप्स मिशन में, ये आपको पता है? क्रिप्स मिशन में निगोशिएटर कौन कौन लोग थे वो बताइए मुझे, नाम लिख के भेजिए, कौन लोग थे ऑफिशियल निगोशिएटर। मैं अगर ऑप्शन दूं, पहले ऑप्शन थे महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, बी ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी एंड C राजगोपालाचारी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद, और डी है राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किदवई। तो आप मुझे आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है? एक चीज और लिख लीजिए बेटा, एक चीज और लिख लीजिए, लिखो, हेडिंग डालो, लॉर्ड, हेडिंग डालिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग डालिए, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, LINLITHGOW, लॉर्ड लिन लिथगो, LORD, लॉर्ड लिन लिथगो, LINLITHGWO। ठीक है,
तो इसने क्या कहा, लॉर्ड लिनलिथगो called the movement of Gandhi, as political blackmail. मतलब उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप राजनीतिक जो है रूप से ब्लैकमेल कर रहे हैं, राइट। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के लिए कहा था। और ये क्या था, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल जो है ये आपको ध्यान रखना है, किसने कहा था, किसके लिए कहा था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल जो थे ये इनका जो लिनलिथगो है ये वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में सबसे खास बात है इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है इंडिया, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय थे इंडिया में, 1936 से 44 तक थे ये, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हीं के समय चला था, लिनलिथगो के समय, क्योंकि 42 में चला था ना वो, इसलिए। तो कल हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो आज लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल के लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट सर।